स्वागत है अनूप जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए? बचपन से लेकर एनएसडी हुँ। पहुँचने तक की एक छोटी-सी कहानी बताइए कि कैसे आप पहुँचे? और आप वकालत अच्छा। कर रहे थे और वकालत करते-करते पहुँच गए आप, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। सी बेसिकली मुझे एक्टिंग का शौक हमेशा से था, लेकिन मेरे पूरी फैमिली में या मेरे पूरे रिलेटिव्स में या मेरे पूरे खानदान में कोई इस फील्ड में था नहीं। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, मतलब स्कूल, कॉलेज में कोई ऐसा मौका मैं छोड़ता नहीं था जहाँ मैं उस किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकूँ। तो इसी दौरान मेरे फादर की पोस्टिंग फरीदाबाद से जयपुर हो गई। जयपुर में आने के बाद स्कूल चलता रहा, स्कूल में मैं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता रहा। तो 12th में मैंने वहाँ थोड़ा थिएटर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और वहाँ से जो है रंगमंच का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन पढ़ाई मेरी चलती रही, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया। सो 12th से लेकर ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन से लेकर एलएलबी के फर्स्ट ईयर तक मैं पढ़ाई के साथ-साथ थिएटर करता रहा वहाँ पर। जयपुर के जो रंगमंच के जो अच्छे निर्देशक थे, जो पढ़े-लिखे, जो काफ़ी रंगमंच में एक्टिव थे जो लोग, उनके साथ मैं काम करता रहा। तो मेरा काफ़ी रेगुलर हो गया था थिएटर में पार्टिसिपेट करना। फिर किसी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में बता दिया कि भई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, व्हाई डोंट यू ट्राई? अच्छा मैंने मुझे कहा ये ठीक बताइए है। आपने जो वकालत की पढ़ाई की, वो हुँ। ऐसा तो नहीं घर वालों को प्रेशर से की और अपने एनएसडी नहीं, में नहीं, नहीं, अपने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। नहीं, 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 नहीं। जब तक मैं लॉ कर रहा था, तब तक मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता भी नहीं था। और मतलब मैंने कभी इस तरफ अपना ध्यान भी नहीं बढ़ाया था कि भई मैं एक्टिंग को प्रोफ़ेशनल अपना प्रोफ़ेशन बनाऊँ उसको। ऐसा भी मैंने कोई ध्यान नहीं लगाया था उस तरफ। ये ज़रूर था कि हाँ, एक्टिंग का शौक था और एक्टिंग का शौक जो है वो थिएटर से पूरा हो ही रहा था। और लॉ मैं बिल्कुल अपनी इच्छा से कर रहा था, कोई दबाव नहीं था मेरे ऊपर ऐसा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में जब पता चला और मैंने ट्राई करने का सोचा, हाँ, तब ये ज़रूर था, मेरे फ़ादर ने कहा कि अगर एडमिशन हो गया तो तुम 3 साल के लिए वहाँ चले जाओगे, फिर लॉ कौन करेगा? लॉ कैसे पूरी करोगे? मतलब उनका तो एक मैंने तरह से 2 मन बातें था की। कि आप लॉ करो। हाँ, हाँ, उनका एक फ़ादर का कंसर्न, पेरेंट्स का कंसर्न यही होता है ना कि भई हुँ, 3 साल आप एक्टिंग सीखने चले जाओगे। तो उस बिल्कुल, वक़्त ये था कि 3 साल अगर आप अपनी ज़िंदगी के एक्टिंग सीखने में दे रहे हो, उसके बाद कोई गारंटी है क्या? बिल्कुल। एलएलबी में अगर 3 साल दोगे तो थोड़ी बहुत गारंटी तो है लाइफ़ में। ये चीज़ तो तो है। वो एक कंसर्न था पेरेंट्स का, लेकिन मैंने 2 चीज़ें की। मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ़ 1 अटेम्प्ट ट्राई करूँगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। अगर मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो फिर मैं कभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ट्राई नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ मैंने उनसे कहा कि अगर मेरा एडमिशन हो गया पहले अटेम्प्ट में, तो मैंने उन्हें प्रॉस्पेक्टस दिखाया। प्रॉस्पेक्टस में ये चीज़ें सारी थी कि भई ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज़ के अंडर में आता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और एनएसडी के ग्रेजुएट्स को बहुत जगह सरकारी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर में, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में, दूरदर्शन में, यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के ड्रामा डिपार्टमेंट्स में उनको प्रायोरिटी मिलती है, जॉब प्रायोरिटी। तो कहीं न कहीं एक नौकरी पेशा इंसान के लिए इतना विश्वास काफ़ी था। तो मैंने अपने ये फ़ादर को आपने इस एक बात से भरोसा कन्विंस दिलाया किया कि कि मैं वो करने के बाद भी हाँ, खाली खाली मतलब नहीं बैठूँगा। तो बिल्कुल। ये गारंटी काफ़ी काफ़ी सैटिस्फाइंग थी पेरेंट्स के लिए। तो आई थिंक उस बात से वो कन्विंस हो गए और ये भी मैंने कह दिया था कि मैं सिर्फ़ एक ही बार ट्राई करूँगा। और अब आप लकीली मैंने खुशकिस्मत बहुत थे कि आप आपका एक ही बार में हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल, बिल्कुल और मैंने थोड़ा-सा मैं इस बात को ज़ोर देना चाहूँगा कि मैंने उस तैयारी को, उस इंटरव्यू को अपनी तरफ से बहुत सीरियसली लिया। क्योंकि मैंने जो भी जयपुर रंगमंच के लोग थे, सीनियर थे, उनसे मैंने समझा क्योंकि सबने मुझसे कहा कि भई देखो, इरफ़ान खान के बाद आज तक जयपुर शहर से किसी का एडमिशन नहीं हुआ है और इस बात को 6 साल बीत चुके हैं। ये तो बहुत मैंने एक कहा बड़ी ठीक है बात यार थी। कोशिश कर लेते तो मैंने कहा कोशिश करते हैं। इस हुँ, वजह से मैं थोड़ा-सा सीरियसली लिया मैंने उसकी तैयारी को। तो मैंने सब लोगों से पूछा सीनियर से कि मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि मेरे मेरे को ऐसा कोई एक्सपोज़र नहीं था लिटरेचर का ज़्यादा। तो आई थिंक वो कहीं न कहीं सिंसियरिटी काम आ गई और पहले अटेम्प्ट में एडमिशन हो गया। बिल्कुल मुंबई आप पहुँच गए और मुंबई में एक किस्सा है कि आप कहीं भी जाते थे अपने दोस्तों के साथ घूमने तो आप अपनी जेब में फ़ोटोज़ डाल के ज़रूर चलते थे। हाँ, और ये दोस्त इस था। बात का मज़ाक भी बहुत उड़ाते थे। दोस्त इस बात का मज़ाक उड़ाते थे और ये भी कहते थे कि यार तुम फिर उन्होंने खुद ही उसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया। वो लेकिन तेरा शायद तरीका ये है कि भैया पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाएँ, साथ में लेके चलो फ़ोटो। बिल्कुल। कब नारायण फ़ोटो माँग लें ऊपर वाले। और उस वक़्त देखिए ना तो मोबाइल फ़ोन्स थे जब हम पहुँचे थे यहाँ। अ, पेजर एक नया-नया आया था हुँ, पेजर, तो वो पेजर था। फिर उस ज़माने में कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे।
अच्छा, जैसे आज थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सिस्टम है ना, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं। आजकल तो आप ऑडिशन हमें तो, व्हाट्सएप पे ही होके भेज देते हैं। हाँ ये भी होता है, और लोग देने भी जाते हैं। तो हम्म। कहीं ना कहीं मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड मानता हूँ। एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि आप किस आदमी के थ्रू मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अब काम कब मिलता है वो तो हर आदमी की अपनी अपनी किस्मत है, लेकिन हमें उस वक्त ये पता नहीं था कि भाई किससे मिले। तो बिल्कुल। मुझे याद है कि घूम फिर के डायरेक्टर का जो असिस्टेंट होता था ना, वो भी तीसरे चौथे नंबर का, उसी के पीछे घूमते रहते थे हम लोग कि कि भाई एक शायद मीटिंग यही करवा दो, कुछ एक हमारी मीटिंग करवा दो। हाँ। या फिर थोड़ा आई थिंक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की थोड़ी बहुत हमें फायदा मिलता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि यार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं तो एम टाइप के एक्टर नहीं है, बस उठ के आ गए। थोड़े बिल्कुल। सिंसियरिटी है, बैकग्राउंड है थोड़ा, उसका भी थोड़ा फायदा होता था। तो बस यही था, हम शाम काट लेते थे। तो मैं जब वो, मुझे लगता था कि यार ये 4 घंटे मैं बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दिल्ली से बंबई आया हूँ यहाँ, और मेरे पास सिर्फ 2.5 साल का वक्त है, मैं कुछ भी मिनट बर्बाद नहीं कर सकता। तो वो शाम के 4 घंटे में भी मैं फोटो जेब में रख लेता था। यही कहीं ना कहीं शायद साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड चलता था कि यार मैं अभी भी, हाँ मैं काम पे हूँ, मैं वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। पहला सीरियल आपको कौन सा मिला और कैसे मिला? पहला सीरियल एक्चुअली मुझे जो था वो मिला था सी हॉक्स। इतने ऑफर्स आने लगे सी हॉक्स के बाद कि मेरी समझ में नहीं आया, और जिन लोगों से भी राय ली उन्होंने कहा यार, उनका सबका ये मानना था भैया बंबई शहर में काम को ना मत बोलो, बिल्कुल। करते चलो, अच्छे रोल्स मिले। अच्छा, और ऐसा भी नहीं था कि बुरे रोल्स ऑफर हो रहे थे, अच्छे इंपॉर्टेंट लीड रोल्स भी ऑफर हो रहे थे टीवी में। और अब तक जो है वो डेली सोप वाला दौर आया नहीं था। तो फिर कहीं ना कहीं वो वीकलीज जो थे, मैं उसमें इतना बिजी हो गया, साया, आई लव यू, कर्तव्य, सी हॉक्स, वक्त ही नहीं मिला सोचने का, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो। बालिका वधू से आप बहुत पॉपुलर हुए थे। मेरी मम्मी भी देखती थी और आपके किरदार को, मेरी मम्मी क्या, बहुत सबके घरों की मम्मियों को आपका किरदार बहुत पसंद था। लेकिन उस सीरियल को आपने 3 बार मना किया। ये वो उसके मना करने का कारण ये था कि वो एक ये फेज था, जैसे हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे फेजेस होते हैं ना, ये वो फेज था कि सीआईडी स्पेशल ब्यूरो अचानक बंद हो गया था। अचानक मतलब हम लोग 28 से 29 दिन शूट करते थे, मतलब लाइफ इतनी बिजी थी, और टीवी तो और चल ही एकदम रहा था, से इतने खाली हो सालों गए। से मैं टीवी कर रहा था। और 4 दिन बाद, 4 दिन पहले हमें बताया गया कि भाई ये 4 दिन आपके मतलब आपके क्या, मतलब शो के लास्ट 4 दिन है, बस हम 4-5 दिन और शूटिंग करेंगे, उसके बाद ये सीरियल बंद हो रहा है। अच्छा। और वो 4-5 दिन बाद ऐसा लगा घर पे बैठना कि ये क्या हो रहा है। जब शुरू का 1 हफ्ता तो घर पे आराम से गुजरा, क्योंकि छुट्टी नहीं मिली थी, तो मुझे लग रहा था अरे चलो एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। 1 हफ्ते बाद सडनली ये ख्याल आया कि यार ये क्या किया, पिछले 10-12 सालों में क्या किया। फिर वो जर्नी दिमाग में चलनी शुरू हुई, अच्छा यार फिल्में करना चाहता था मैं तो, टीवी सीरियल करता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा, और ब्रेक लिया जाए क्या। सोचते हैं ब्रेक लेते हैं, कुछ अभी साइन नहीं करेंगे। तो कुछ मन में ऐसा ठान लिया कि 4 महीने तक कुछ साइन नहीं करूंगा, फिर सोचूंगा क्या करना है। उसी दौरान ये बालिका वधू आता रहा। उसी 4 महीने एक के बार आया, बीच में। 2 बार आया, उसी 4 महीने, मतलब 15, जब सीआईडी स्पेशल ब्यूरो बंद हुआ था उसके तकरीबन कुछ कुछ 20-22 दिन के बाद ही ये कॉल आ गया था। मैंने तो पहला तो मैंने फोन पे ही मना कर दिया था। मैंने कहा जी सॉरी, मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक पे हूँ, मैं एक ऐसा कुछ, क्या है ना, हमारे इंडस्ट्री में लोग बुरा भी जल्दी मान जाते हैं अगर आप ना बोलें तो। दूसरा फोन कॉल जो हमारे राइटर हैं और मेरे सीनियर भी हैं, जयपुर रंगमंच से पूर्णेंदु शेखर जी, जो जिन्होंने बालिका वधू लिखा, उनका फोन आया, अनूप तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रोल है, और वो बहुत सीनियर हैं। तो मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझे रोल सुनाया, रोल भी मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा था, सब कुछ था, कहानी भी थोड़ी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर देखिए अभी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, आपसे तो खुल के बात कर सकता हूँ और बहुत ऑनेस्टली कि मेरा ये है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारी बात समझता हूँ एज एन एक्टर, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अगर तुम्हारा मन करे तो मुझे बताना। फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद प्रोडक्शन हाउस से फोन आ गया कि भाई आप करेंगे ये रोल, आपका नाम, आप सब लोग रेकमेंड कर रहे हैं इस रोल के लिए। मैंने कहा अच्छा चलो। फिर मुझे लगा यार कहीं ऐसा तो नहीं जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप बार बार ना बोल रहे हैं और फिर भी वो आती चली जा रही हैं, तो पता नहीं। तो कई बार ना वो आपका वो जो एक क्या बोलते हैं उसको, गट गट फीलिंग काम करती है। मैंने कहा अच्छा मैं सोचता हूँ। फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं 1-2 दिन में आके आपसे मिलूंगा। इस बीच में मुझे स्मिता बंसल जो मेरी दोस्त है उनका फोन आया कि अरे यार मैं सावित्री का रोल है उसमें तुम्हारी वाइफ का, और तुम करने वाले हो तुम, लेकिन तुमने मना कर दिया है। तो मैंने कहा हाँ यार मैं एम नॉट श्योर अबाउट इट, सर कर ले यार
मैंने कहा नहीं, मैं मिलने जा रहा हूँ 2-3 दिन बाद, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा। तब उन्होंने कहा नहीं कर ले यार, 1 महीने का आउटडोर है। तो मैंने कहा तो अरे पता नहीं यार, कोई स्ट्रेंजर आ जाएगा, कोई नया एक्टर जिसको मैं जानती नहीं होंगी, तो फिर से उसके साथ 1 महीना आउटडोर जाना पड़ेगा। अब हम लोग पुराने दोस्त थे, बिल्कुल। तो शी वॉज कंफर्टेबल कह रहे हैं। मैंने कहा यार यार तुम क्यों फंसा रहे हो, मतलब मुझे जबरदस्ती। अरे ये चलो यार। मैंने कहा नहीं यार, अभी थोड़ा सोचने तो अरे यार ठीक है ना, आउटडोर चलेंगे यार, करके आते हैं ना, अच्छा तो सब्जेक्ट है, आया आया, नहीं आया नहीं आया। मैंने कहा यार ठीक है चलो सोचते हैं। फिर फाइनली जो है मैंने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद इस रोल को दोबारा और अच्छे से सुना। फिर पूर्णेंदु शेखर साहब के साथ मीटिंग की, उन्होंने रोल सुनाया। कहीं ना कहीं लगा कि चलो यार ठीक है, अब शायद लेकिन वो सीरियल गजब का हिट हुआ था, बहुत बहुत अच्छा हिट हुआ था वो। और बहुत अच्छा बना भी था, बहुत अच्छा। हाँ, कंपनी फिल्म आई थी जिसमें आप ही का रोल अजय देवगन को मिल गया। उसका किस्सा तो भाई मैं सबसे सुन चुका हूँ, मतलब मेरा अपना किस्सा भी है, और इनफैक्ट मैंने एक बार अजय देवगन के साथ जब उनके साथ मैं शूटिंग कर रहा था गंगा जल की, तब भी मैंने उनसे ये किस्सा सुनाया उनको। मतलब मैंने ऑनेस्टली उनको बताया कि मैंने कहा कि मुझे तो राम गोपाल वर्मा ने फोटो देख के बोल दिया था, मैंने स्पेशल फोटो शूट किया था उस फिल्म के लिए, फोटो देख के कहा था कि दिस इज माई मलिक एंड ऑल दैट, और फिर उसके बाद अचानक कहानी बदल गई थोड़े दिनों बाद, तो फिर मैं भी भूल भुला गया था उस बात को। हाँ, मुझे एक मैसेज जरूर मिला था उनके ऑफिस से, एक असिस्टेंट के थ्रू, कि मैंने उनसे ये पूछा था, मैंने कहा क्या हुआ यार, कह रहे नहीं वो राम गोपाल साहब का मैसेज ये था कि विवेक ओबेरॉय इज अ यंग अंडरवर्ल्ड गाय, जो मतलब जो अंडरवर्ल्ड में एंटर कर रहा है, यंग लड़का है। और उनकी शायद मलिक का कैरेक्टर, पहली फिल्म थी, उनकी पहली फिल्म थी, तो वो न्यू कमर है। और मलिक का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अंडरवर्ल्ड में बहुत सालों से है, थोड़ा सीनियर है। तो वो इक्वेशन, तो इसलिए अगर आप और विवेक ओबेरॉय होंगे तो आप दोनों ही नए हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ेगा, तो हम शायद किसी और को कास्ट करेंगे। तो फिर मैं भूल गया, फिर मैंने छोड़ ही दिया। फिर बाद में फिल्म बनी, अजय देवगन ने की, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, अजय देवगन बहुत अच्छे एक्टर हैं। चलिए शुक्रिया अनूप जी, आपने बात की और बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, अपनी जिंदगी से जुड़े, अपने हर चीज से जुड़ी हुई। उम्मीद है कि लोगों को आपकी बातें जरूर समझ में आएंगी और पसंद आएंगी। शुक्रिया। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।